हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो लेक्चर में। मैं हूं आपका दोस्त दीपेश गहलोत और आप सभी मेरे साथ जुड़े हुए हैं एक ऐसे मुद्दे के ऊपर चर्चा करने के लिए जो फिलहाल हमारे जो नेशनल मीडिया है उसका ध्यान अपनी ओर घेरे हुए है। बात होने वाली है, जैसे कि आप मेरे पीछे टैगलाइन देख ही रहे हैं, रविंद्र बाइजूस के खिलाफ ईडी ने मांगा है लुकआउट सर्कुलर। क्या बंद हो जाएगी भारत की सबसे बड़ी एडटेक कंपनी? तो लुकआउट सर्कुलर क्या होता है और एडटेक कंपनी क्या होती है, इन सभी को जानते हैं हम। जैसा कि आप इन व्यक्ति को तो जानते ही होंगे, ये है रविंद्रम बाइजूस। रविंद्रम बाइजूस बाइजूस कंपनी के मालिक है। ठीक है, बाइजूस को हम सभी जानते हैं। बाइजूस एक ऐसी कंपनी है एडटेक से रिलेटेड जो सभी प्रकार के कोर्सेज कराती है, अपने नर्सरी से लेकर 12वीं तक, आईआईटी, जेई, नीट, जितने तरीके की एग्जाम होती है वो सभी प्रकार की एग्जामों की प्रिपरेशन कौन कराती है? बायजूस की एप्लीकेशन में होती है। बायजूस ने जो देखा है ना, फर्स्ट से लेके अर्थ तक का माहौल देखा है, मतलब जो ग्राउंड रियलिटी क्या होती है, कैसे जमीन से खड़ा होता है व्यक्ति, वहां से लेकर और आसमान छूने तक की कहानी बायजूस के अंदर देखने को मिलती है हमें। तो यहां पर अभी फिलहाल ये चर्चा के अंदर क्यों है? और ये बायजूस कंपनी आज की भी नहीं, आज जब बात होती है एडटेक प्लेटफॉर्मों की, फिजिक्स वाला की होती है, अनअकैडमी की होती है, जितने भी वेदांतु और भी वगैरह वगैरह ऐप है, ये कब बन? ये 2016 में जब क्या हुआ, इंटरनेट सस्ता हुआ, उसके बाद धीरे 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 ये ग्रो करते हुए जो कोरोना काल के अंदर इन बिजनेसों में ग्रोथ देखने को मिली थी। पर जब बायजूस की बात होती तो बायजूस आज की थोड़ी ना। बायजूस जब लोगों ने कल्पना ही नहीं करी थी कि एक जो जिसको बोलते हैं कि ऑनलाइन टीचिंग या ऑनलाइन एजुकेशन जैसी कोई चीज आगे भविष्य में आएगी, उस समय इन्होंने अपना जो काम शुरू करा था। 2011 में इन्होंने अपनी पहली कंपनी रजिस्टर्ड करी थी और धीरे धीरे इन्होंने एजुकेशन के क्षेत्र में आगे बढ़े थे, ऑनलाइन एजुकेशन के क्षेत्र में आगे बढ़े थे। तो क्या है इनकी कहानी, लुकआउट सर्कुलर क्या है, सभी को हम धीरे धीरे एक एक करके देखते हैं। वैसे रविंद्रम बाइजूस है, बाइजूस कंपनी के मालिक। हमारे सामने खबर क्या देखने को मिलती है? लुक आउट नोटिस अगेंस्ट द रविंद्रम बाइजूस इन द रेन्यूड ऑफ ओवर फेमा प्रॉब ऑन द ईडी। ठीक है, ईडी क्या है? इन्फोर्समेंट डायरेक्टरी। जो भी क्या है, अगर पैसों से संबंधित गबन के मामले होते हैं, चाहे संपत्ति हो, पैसा हो, तो संबंधित जब भी अनियमितता देखने को मिलती है किसी भी संस्था या व्यक्ति के ऊपर, तो ईडी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरी क्या करती है? उसके ऊपर जांच करती है। तो फिलहाल अभी इनके ऊपर आरोप लगे हैं, तो ईडी ने, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरी ने इनके ऊपर क्या करा? एक सर्कुलर नोटिस जारी करा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए एक और खबर है क्या, बायजूस शेयर ईजीएम टुडे इन्वेस्टर टू वोट आउटसाइड ऑफ सीईओ रविंद्रम फैमिली। ओवरऑल ये देखने को मिला है कि जो बायजूस कंपनी है, उस बायजूस कंपनी के अंदर, ये वैसे तो एक कंपनी अलग अलग शेयर होल्डरों से मिलकर बनी, तो उस शेयर होल्डरों में लगभग 26 से 27% शेयर बायजूस के जो मालिक है रविंद्रम बायजूस, दूसरा इनका एक भाई और तीसरा इनकी वाइफ, इन तीनों ने पूरी कंपनी के अंदर लगभग 26 टू 27% स्टेक क्या कर रखा है? कवर कर रखा है। और जो अदर शेयर होल्डर है वो डिमांड कर रहे हैं कि जो ईजीएम की मीटिंग होगी, इस मीटिंग के अंदर हम ये डिसीजन लेंगे कि इन्हीं व्यक्तियों के कारण जो कंपनी क्या हुई है, घाटे में जा रही है, और घाटे में जाने के बाद इसकी जो रेपुटेशन में कमी है, उस रेपुटेशन में कमी इन्हीं व्यक्तियों के कारण हो रही, तो आज की इस मीटिंग के अंदर हम इनको क्या कर देते हैं? बाहर कर देते हैं। मतलब ईजीएम की मीटिंग जो होने वाली है उसके अंदर इन्हें बाहर निकालने का प्रयत्न किया जाने वाला, ऐसा न्यूज के अंदर आया है। अब रविंद्रम बायजूस क्या है, कैसे कैसे बने, इसको थोड़ा हम जानते हैं। जैसे जो ये बायजूस करके एपोस्ट्रोफी एस दिख रहा है, ठीक है, तो बायजू इनका नाम है। ये जो व्यक्ति खड़ा था हमारे सामने, ये जो है, इनका नाम है बायजू, तो इसके पीछे इन्होंने एपोस्ट्रोफी एस लगा दी, मतलब बायजू का। जैसे मैं अगर मेरे नाम के पीछे लगा दूं दीपेश, मतलब दीपेश का, तो ऐसे ही इन्होंने बायजूस करके एक ब्रांड लॉन्च करा था, जो क्या करा था? एजुकेशन के क्षेत्र में अपनी सर्विसेज देना शुरू करा था प्रारंभ में। अब बात होती है लगभग 2005-6 के आसपास की। एक उस समय माहौल था, जैसे आप देखते हैं समय समय पर बूम आता है एक पर्टिकुलर क्षेत्र के अंदर, जैसे अभी क्या है, आईटी के अंदर, सीएस कंप्यूटर इंजीनियरिंग के अंदर देखने को मिल रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस देखने को मिल रही है कि सभी लोग अब क्या कर रहे हैं? आईटी की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, सभी व्यक्ति सीएस कंप्यूटर आईटी कर रहे हैं। उस समय 2005-6 के आसपास क्या हुआ था कि सभी लोग एमबीए की तरफ आगे बढ़ रहे थे। मतलब जिधर देखो तो क्या कर रहे हो? भैया एमबीए की तैयारी कर रहा हूँ। भैया क्या कर रहे हो? तो याले कॉलेज में एमबीए की एंट्रेंस एग्जाम दे रहा हूँ। तो ऐसे ही हमारे देश के अंदर जो प्रमुख कॉलेज है आईआईएम, आईआईएम में अगर आपको एमबीए करना हो तो उसके लिए एक रेनॉल्ड एग्जाम होती है जिसका नाम होता है कैट की एग्जाम।
तो उस कैट की एग्जाम में ये भैया ने क्या करा था, 100% से पास हो गए, और ऐसा एक बार नहीं 2-3 बार हो गया। तो लोगों की नजरों में चढ़ गए, भैया यार क्या क्या व्यक्ति है, लगातार कैट की एग्जाम में क्या हो रहा है, क्वालिफाई हो रहा है और 100% फर्स्ट नंबर आ रहा है हमेशा। तो इन्होंने फिर आगे क्या डिसीजन लिया कि मैं एमबीए नहीं करूंगा, मैं जो लोग एमबीए की तैयारी कर रहे हैं, मतलब कैट की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, मैं उन्हें क्या करूंगा, गाइडेंस दूंगा। तो ये धीरे धीरे कहां उतरे, अपने इस गाइडेंस के क्षेत्र में उतरे। और जैसा कि हम सभी जानते हैं, अगर दुकान खोली है तो दुकान में एक प्रोडक्ट तो कभी नहीं रखा जाएगा, दुकान है तो उसके अंदर 10 प्रकार के प्रोडक्ट रखेंगे। तो ऐसे ही शुरुआत तो इन्होंने कैट की एग्जाम को लेकर करी थी, पर बाद में धीरे धीरे इन्होंने जो एजुकेशन के अलग अलग जो क्या होते हैं डायमेंशंस होते हैं, जैसे केजी फर्स्ट, केजी सेकेंड, अपने जो पूरा स्कूलिंग का नर्सरी से लेकर 12th तक, फिर जो भी अदर एग्जाम्स होती है जैसे नीट, जेई, उसके बाद जो स्टेट सर्विसेज एग्जाम होती है, सेंट्रल सर्विसेज एग्जाम होती है, इन्होंने धीरे धीरे करके उसको लॉन्च करते गए। तो इस तरीके से इन्होंने अपना जो क्या है करियर शुरू करा था। आगे देखिए 2011 में इन्होंने अपनी एक पहली कंपनी, जिस कंपनी का नाम क्या है, इस कंपनी का नाम है थिंक एंड लर्न प्राइवेट लिमिटेड, बायजूस, इन्होंने 2011 के अंदर उसे लॉन्च करी। 2015 के अंदर इन्होंने अपना एक एप्लीकेशन लॉन्च कर दिया और उस एप्लीकेशन के अंदर पहली से लेकर 12वीं तक के सारे कोर्सेस अवेलेबल करा दिए। 2016 के अंदर फिर उन्होंने एक अचीवमेंट करी। 2017 में इन्होंने क्या करा, अपने जो एक ऐप लॉन्च करा था, उस ऐप के अंदर मार्केटिंग के लिए किसको हायर कर दिया, शाहरुख खान को। सोचिए प्रमोशन का लेवल देखिए कितना कमा रही है कंपनी। आज हम देख रहे हैं कि आज फिजिक्स वाला और भी दूसरी बड़ी बड़ी जो चीजें ये अपन खुद फेस वैल्यू बना के चलती, पर उस समय 2017 के अंदर कोरोना नहीं आया, कुछ नहीं आया, पूरी इकोनॉमी स्टेबल है, ठीक ठाक चल रहा है। उस समय ये क्या बन गई, यूनिकॉर्न बन गई, और साथ ही साथ शाहरुख खान को अपनी तरफ क्या कर रही है, एड प्रमोशन के लिए हायर कर रही है। तो 2017 के अंदर इन्होंने क्या करा, शाहरुख खान को भी हायर कर लिया। थोड़ा सा क्रोनोलॉजी एक बार देख लेते हैं। 2011 में कंपनी बनी, उसके बाद आगे देखिए इसके अंदर 2015 के अंदर उन्होंने बायजूस बिकम द हाउस होल्ड नेम विद इट लॉन्च ऐप। 2015 में इन्होंने क्या कर दिया, एक ऐप लॉन्च कर दिया। फिर 2017 में शाहरुख खान को ऐड के लिए इन्होंने हायर कर लिया। 2018 में ये पहली यूनिकॉर्न कंपनी बनी। जैसे हम देखते हैं कि फिजिक्स वाला पहली यूनिकॉर्न, अभी फिजिक्स वाला यूनिकॉर्न बनी, पर सबसे पहली जो यूनिकॉर्न कंपनी बनी थी वो बायजूस ही थी। उसके बाद देखिए जो इंडियन क्रिकेट टीम है, 2019 का जो मैच हुआ था, उस मैच के अंदर पूरी की पूरी इंडिया की टीम को इन्होंने क्या दे दी, स्पॉन्सरशिप दे दी। जो इंडिया टीम की पूरी जर्सी है उसके ऊपर बायजूस ही बायजूस तिर रहा था। तो इस तरीके से इनकी आप प्रसिद्धि देखिए, उपलब्धि देखिए। यहां पर लाइन बाय लाइन और थोड़ी सी मैं क्या कर देता हूं, इसकी एक्सप्लेनेशन कर देता हूं। 2011 में इन्होंने 12वीं तक के लिए बच्चों के लिए फोकस करा। 2015 में इन्होंने ऐप लॉन्च कर दिया। 2017 में शाहरुख खान को लॉन्च कर दिया। 2019 के अंदर इन्होंने क्या करा, इंडियन टीम की जर्सी को स्पॉन्सर कर दिया। 2020 के अंदर इन्होंने क्या करा, व्हाइट हेड जूनियर नाम से एक क्या आता है, एक एप्लीकेशन, एक वेबसाइट थी जो क्या करती थी, कोडिंग सिखाती थी, उसको इन्होंने अपने अंडर के अंदर ले लिया। फिर उसके बाद इन्होंने 2020-21 के अंदर पेटीएम को पीछे कर दिया और 2021 में ही ये लगभग भारत का सबसे बड़े स्टार्टअप के अंदर काउंट हुई थी। आगे चल के इन्होंने क्या करा, जो आकाश नाम से एक इंस्टीट्यूशन है जो क्या कराता है, आईआईटी जेई की प्रिपरेशन कराता है, उसको भी इन्होंने क्या कर लिया, परचेस कर लिया। टू एक्सप्लेन इट्स विंग बायजूस राइज अ टर्म लोन बी ऑफ द 1.2 बिलियन फ्रॉम द यूएस इन्वेस्टमेंट रेनो। बाद में इन्होंने क्या करा, अपने बिजनेस की जो गति चल रही थी, बिजनेस अभी चल रहा है, अच्छा चल रहा है, पर उन्होंने बोला हमको और ऊपर जाना है, तो उस और ऊपर जाने के लिए हमें क्या चाहिए, पैसा चाहिए। तो इन्होंने क्या करा, यूएस की एक फर्म से क्या ले लिया, टर्म लोन ले लिया। जैसा कि आप नीचे देख रहे हैं रेड लाइन में, टू एक्सपांड इट्स विंग्स बायजूस राइज अ टर्म लोन बी ऑफ द 1.2 बिलियन फ्रॉम द यूएस इन्वेस्टमेंट फर्म रेनाउ। ये जो इसके जो और दूसरे क्या हैं, जो स्टार्टअप्स हैं, मतलब स्टार्टअप्स में बोला जाए, जब कोई एक बड़ी कंपनी आती है तो अपने जो आसपास में जितना कंपटीशन देता है उस पूरे कंपटीशन को समाप्त कर देती है। तो इन्होंने भी मोनोपोलिस्टिक रवैया अपनाते हुए अपने आसपास के जितने भी प्लेटफॉर्म थे सारे को अपने अंडर ले लिया। जैसा कि आप ग्रेट लर्निंग देखिए, टॉपर देखिए, इपिक देखिए, ग्रेडअप देखिए, उसके बाद जो आकाश अब तक का सबसे बड़ा इनका क्या है, प्रॉफिट मेकिंग बॉडी है, वो भी इनके अंडर आता है। ये व्हाइट हेड जूनियर, ये सभी के सभी बायजूस ने क्या कर लिए, खरीद लिए। अब कहानी आगे बढ़ती है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, अभी कहानी ठीक ठाक चल रही है। इन्होंने बोला हमें क्या चाहिए, और ऊपर जाना, तो उसके लिए हमें लोन चाहिए। तो इन्होंने यूएस की एक कंपनी से 1.2 बिलियन का क्या ले लिया, लोन ले लिया। अब कहानी कहां बढ़ी,
2022 के अंदर इन्होंने जो कतर में फीफा का फुटबॉल का वर्ल्ड कप हुआ था, उसके अंदर ये जो मेसी है इसको क्या दे दी, स्पॉन्सरशिप दे दी। सोचिए, दुनिया का सबसे महंगा प्लेयर फुटबॉल में, ठीक है, रोनाल्डो और मेसी दो ही नाम चलते हैं फुटबॉल, उसके अंदर मेसी को क्या दे रहे हैं, ये स्पॉन्सरशिप दे रहे हैं। तो कंपनी कितने बड़े लेवल पे क्या कर रही है, अपना एडवर्टाइजमेंट कर रही है। तो अब सोचने में आता है कंपनी ऐसा क्यों कर रही है। तुम टीम इंडिया को स्पॉन्सरशिप दे रहे हो, तुम इनको स्पॉन्सरशिप दे रहे हो, तो इस स्पॉन्सरशिप से होता क्या है। तो भैया जैसे भी हम क्या करते हैं, किसी भी चीज को बार बार देखते हैं तो उसकी एक छवि हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जम जाती है। तो एडवर्टाइजमेंट का रोल बस ये रहता है कि आप किसी भी तरीके से अपने प्रोडक्ट को जनता की नजरों में उतार दीजिए। तो बार बार स्पॉन्सरशिप कर करके अलग अलग प्लेयर्स को, अलग अलग एक्टर्स को क्या कर रहे हैं, अपने यहाँ ला रहे हैं एडवर्टाइजमेंट के थ्रू, जिससे क्या हमारे जो ऐप है, हमारी एप्लीकेशन, हमारे कोर्सेज का क्या होता रहे, वहां पर एडवर्टाइजमेंट होता रहे। तो एडवर्टाइजमेंट का काम तो हो गया। लगभग 2022 तक इन्होंने क्या करा, खूब एडवर्टाइजमेंट में पैसा खर्चा करा जम के। पर कहानी कहां बिगड़ी, कहानी जब बिगड़ी जब 2022 में क्या हुआ, 2021 के रिजल्ट डिक्लेयर हुए। 2000 देखिए, हमारा रिजल्ट कब निकलता है, जब हम पूरी परीक्षा दे देते हैं उसके बाद रिजल्ट आता है। तो वैसे ही 2021 में क्या हुआ, इसके रिजल्ट कब आए, 2022 में। तो 2022 में इन्होंने क्या करा, अपनी वो दिखाई, बैलेंस शीट शो करी, अपना प्रॉफिट शो करा। तो उस प्रॉफिट के अंदर क्या हुई, यहाँ पर ये देखने को मिला कि भैया ये तो लॉस में जा रहे हैं। बायजूस लॉसेस वाइडन टू द 4,588 करोड़ इन फाइनेंशियल ईयर 2021। मतलब 2021 के अंदर इन्होंने तो क्या करा, 4,588 करोड़ का लॉस कवर कर लिया है। तो ये कहानी जैसे ही मार्केट में निकली तो जितने भी इसके इन्वेस्टर थे सभी के क्या उड़ गए, होश उड़ गए। सभी किसमें, हफ्ते वक्ते में आ गए कि अभी तक ये कंपनी इतना पैसा खर्चा कर रही थी, इतनी आगे जा रही थी, एकदम से क्या हुआ, एकदम से क्या हो गया कि इसको इतना क्या हो गया, लॉस हो गया। इसकी आप देखिए यहाँ पे क्रोनोलॉजी, लगभग शुरुआती के दौर में 1306 करोड़ का क्या हुआ यहाँ पे प्रॉफिट, फिर 2381, फिर 2280, और फिर उसके थोड़े समय पहले ही 5000 करोड़ का प्रॉफिट। और उसके जस्ट बाद ही क्या हुआ, 2022 के फाइनेंशियल ईयर तक आते आते इनको कितने का, 8245 करोड़ का क्या हो गया, लॉस हो गया। तो अब जैसी ये खबरें मार्केट में आई तो क्या हुआ, बायजूस के खिलाफ जितने भी शेयर होल्डर थे उन सभी ने क्या कर दिया, हाथ खड़े कर दिए। पर बायजूस बोले क्या भैया, मैं अभी भी क्या कर रहा हूं, मैं अभी भी प्रयास कर रहा हूं, मैं अभी भी इसको क्या कर सकता हूं, कवर कर सकता हूं। तो इन्होंने क्या करा, जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है उनको राइट इशू कर दिया। अब राइट इशू क्या होता है, तो हम क्या करते हैं, जितने भी शेयर होल्डर हैं, जब बड़ी बड़ी कंपनियां बनती है तो उनके पास खुद का पैसा नहीं होता, और फंडिंग से पैसा लाते हैं। फंडिंग से पैसा लाते हैं मतलब बाहर से व्यक्ति को बोलते हैं आप क्या कर दीजिए, हमारी कंपनी में पैसा लगा दीजिए, उस पैसे के बदले हम आपको कंपनी का एक पार्ट दे देंगे। तो उसको क्या बोलते हैं, शेयर बोलते हैं। अब यहां पर क्या हुआ है कि जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को वापस हम क्या बोलते हैं, भैया थोड़ा और पैसा दे दो, हम उसके बदले थोड़ा और पार्ट दे देंगे। तो इन्होंने क्या करा, राइट इशू टर्म के अकॉर्डिंग, मतलब आप थोड़ा और पैसा दे दो, हम आपको उसके बदले थोड़ा और पार्ट दे देंगे। तो इन्होंने राइट इशू करके 250 मिलियन क्या कर लिए डॉलर, 250 मिलियन डॉलर वापस से क्या कर लिए, अपने शेयर होल्डरों से वापस से ले लिए कंपनी के अंदर। और बोला कि हम अभी भी क्या कर रहे हैं, यहां पर स्थितियां सुधारने में लगे हुए हैं। बायजूस ने अब क्या करा था, तो वो जो कंपनी है, जिस कंपनी ने क्या करा था, बायजूस को लोन दिया था थोड़े समय पहले, बायजूस लैंडर सीक द क्विकर पार्ट पेमेंट ऑफ द 1.2 बिलियन लोन। जैसे ही लोन यहाँ पे लॉस डिक्लेयर हुआ तो जितने भी व्यक्ति थे जिन्होंने पैसा दे रखा था, शेयर होल्डर तो कंपनी के मालिक होते तो वो तो छोड़ के जा नहीं सकते, पर बाहर वाले जितने लोग हैं जिन्होंने लोन के रूप में पैसा दिया था वो तो अपने हाथ खड़े कर दे, लाओ भैया पैसा दो। तो ये जो जिन्होंने 1.2 बिलियन का पैसा दिया था ये बोले लाओ बायजूस हमारा पैसा दे दो। तो बायजूस ने यहाँ पे क्या करा है, खतरनाक गेम खेला और इन्हीं के ऊपर केस कर दिया। जो अमेरिका की फर्म से लिया था, तो अमेरिका के कोर्ट में जाके केस कर दिया कि सर ये कंपनी है, इसने हमें लोन दिया था, और कैसा लोन दिया था, टर्म लोन दिया था। मतलब आप हमसे एकदम से पैसा नहीं मांग सकते, आप हम अभी तक धीरे धीरे इंस्टॉलमेंट में जो पैसा दे रहे थे उसकी प्रोसीजर है, उसी प्रोसीजर के अकॉर्डिंग हम आपको क्या देंगे, पैसा देंगे। पर ये कंपनी है मुझसे क्या बोल रही है, 1.2 बिलियन एकदम से वापस दे दो हमें, तो हम तो इस स्थिति में नहीं है। तो कोर्ट ने बोला हाँ भाई गलत कर रहे हो तुम, तो आपने टर्म लोन दिया तो टर्म लोन के अकॉर्डिंग ही क्या होगा, पैसे की वापसी होगी। तो यहां पर बायजूस को वहां से क्या मिल गई, राहत। बाद में आगे की कहानी क्या हुई, आगे की कहानी ऐसे अटकी कि एक बार तो मैं कंपनी के अंदर मैं जो भी काम कर रही हूँ तो उसकी मैं अकाउंटिंग रखूंगी, ठीक है, कि ये इतना पैसा आया, इतना पैसा खर्चा हुआ। तो उससे तो मुझे पता पड़ा कि 2021 के अंदर क्या हुआ, लगभग 4 साढ़े 4 हजार का लॉस हुआ, 4.5 हजार करोड़ का लॉस हुआ है। पर
उसके बाद गवर्नमेंट बोलती कि आपने ये डिक्लेयर करा है, हम हमारी तरफ से भी क्या चाहेंगे, संतुष्टि चाहेंगे कि आपने जो चीजें करी हैं वो सही हो। जैसे कि अगर आपके पिताजी आपको पैसा देते हैं, बोला कि जाओ भैया 500 रुपये महीने भर में खर्चा करना है, और अगले महीने जब तुम वापस से पिताजी से 500 1000 रुपए लोगे पॉकेट मनी के लिए, तो पापा पूछेंगे बताओ क्या करा इस पैसे का, बताओ ये पैसे कहाँ खर्चा करे। तो ऐसे ही गवर्नमेंट बोलती है कि एक शब्द है ऑडिटिंग, ऑडिटिंग करके बताओ। ऑडिटिंग एक प्रोसीजर है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, अकाउंट का एनालिसिस करते हो। और ये बाहर की कंपनियां, बाहर से व्यक्ति अगर करता है आपकी कंपनी के अंदर, तो बायजूस से जब बोला ऑडिटिंग कराओ, तो इन्होंने 18 महीने तक उस ऑडिटिंग को होल्ड करके रखा, और 18 महीने बाद अपनी ऑडिटिंग की रिपोर्ट क्या करी, पेश करी। उस ऑडिटिंग के अंदर भी क्या हुए, बड़े खुलासे हुए, और उस खुलासे में वही पता पड़ा कि ये कंपनी तो क्या कर रही है, बहुत समय से लॉस मेकिंग कर रही थी, और धीरे धीरे इन्होंने क्या कर रखे हैं, बड़े तगड़े तामझोल कर रखे हैं, मतलब बहुत गड़बड़ियां कर रखी हैं। जो अनसर्टेनिटी चीजें इसके अंदर देखने को मिल रही है, जैसा इसकी ऑडिटिंग रिपोर्ट के अंदर सामने आया। जैसे यहाँ पे देखिए ये खबर दे रखी है, आफ्टर 18 मंथ डिले बायजूस रिलीज द audited financial 2021 result, the merge scheme enter the trading surge। मतलब ओवरऑल इनकी स्थिति तो क्या है, जैसी वो जो लॉस की खबर आई थी, उस लॉस की खबर से इनकी क्या हुई, स्थिति बिगड़ने लगी। अब यहाँ पे क्या हुआ है, वहां की कोर्ट से तो इन्हें क्या मिल गया, राहत मिल गई कि भैया आप आराम से अपना पैसा देते रहना। पर भारत की कंपनी है, ये कंपनी कहाँ है की है, भारत की कंपनी है। तो भारत में भी क्या है, अलग अलग ग्रुप से, अलग अलग गवर्नमेंट एजेंसी जो टाइम टू टाइम आपके ऊपर नजर रखने का काम करती है। तो वैसे ही इन्फोर्समेंट डायरेक्टरी है, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरी ने जैसे ही देखा कि इसके ऊपर क्या है, इतना लॉस आया, तो उन्होंने अपनी तहकीकात शुरू कर दी। और फिर यहाँ पे क्या है, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरी ने देखो क्या लिखा है, इवन व्हेन द लोन सीज वाज गोइंग ऑन द ईडी सर्च बायजूस पेरेंट फर्म थिंक एंड लर्न प्राइवेट लिमिटेड एंड द रविंद्रन हाउस ऑन अप्रैल 27 and 28 2023 for the suspect violation of the foreign exchange law। अब जैसा कि हम सभी जानते हैं, जो बायजूस की कंपनी, उसके अंदर शेयर होल्डिंग में जो पैसा है, वो सारा का सारा पैसा कहाँ है, बाहर से आया हुआ पैसा है। तो जब भी इस प्रकार की अनियमितताएं देखने को मिलती है, बाहर से पैसा आ रहा है, पैसा आने के बाद में क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, और आप देश के बाहर जा रहे हो, तो उस कंडीशन में क्या होता है, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरी तो आपसे पूछताछ करना चाहेगी। अब यहाँ पे क्या हुआ, जैसी ये चीजें देखने को मिली है, जैसी लॉस देखने को मिला, तो बायजूस देश छोड़ के बाहर, कहीं ये दुबई रह रहे हैं, कहीं ये मलेशिया रह रहे हैं, अलग अलग जगह अपना सेटलमेंट कर रहे हैं, पर ये भारत में लौट कर नहीं आ रहे। प्रॉब ईडी रेट बायजूस 28,000 करोड़ एफडीआई अंडर द स्कैनर। 2800 करोड़ रुपए का क्या है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, उससे संबंधित इनको बात करनी है। और यहां पर क्या करा है इन्फोर्समेंट डायरेक्टरी ने, फेमा एक्ट के अंदर यहां पर रविंद्रम बायजूस को लुकआउट सर्कुलर नोटिस जारी कर दिया। तो लुकआउट सर्कुलर नोटिस क्या होता है, तो ये ईडी बोल रही है भैया अगर आप देश के अंदर हो और अगर आप देश से बाहर जाते हो किन्हीं भी कारणों से, तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो एयरपोर्ट पे अथॉरिटी है या फिर ईडी से आपको पहले परमिशन लेनी पड़ेगी कि हम इस देश के बाहर जा सकते हैं या नहीं जा सकते हैं। तो ओवरऑल रविंद्रम के लिए यहाँ पे क्या है, सबसे बड़ी मुसीबत खड़ी हो गई है कि फेमा के अंतर्गत उनके ऊपर क्या कर दिया, लुकआउट सर्कुलर नोटिस जारी कर दिया गया ईडी की तरफ से। ठीक है, आगे देखिएगा, ईडी लीग फेमा वायलेशन बाय द बायजूस टू टर्न द 9,362 करोड़ रुपीस। अब ईडी यहाँ पे एक नया झोल लेके आई कि इन्होंने, हम बातचीत करनी है इनसे किसके लिए, 9,362 करोड़। जो प्रॉफिट, जो लॉस दिखा रहे हैं वो बात तो अलग है, पर उसके बाद भी इनको क्या हुआ है, और यहाँ पर खुलासे होते जा रहे हैं, उनकी पिक्चर खुलती जा रही, तो उससे संबंधित हमको बात कर। अब यहाँ पे क्या है, अब कहानी ये उठ के आ रही है कि बायजूस एक समय पर जब चल रहा था, बहुत अच्छा चल रहा था, एकदम से उसका लॉस दिखा, स्टेक होल्डर पीछे हटने लगे, क्रेडिटर्स अपना पैसा मांगने लगे। अब वहां पे काम कर रहे हैं उन एम्प्लॉइज का क्या होगा, तो उन एम्प्लॉइज के लिए भी क्या हो गई, दुखद घटनाएं। जैसे ही लॉस मेकिंग की खबर आई, तो उसके बाद धीरे धीरे कंपनी ने क्या करा, अपने जितने एम्प्लॉय थे दिल्ली वाले और नोएडा वाले, उनको क्या, गुरुग्राम वाले, उनको क्या कर दिया, रिलीज कर दिया। बायजूस एम्प्लॉइज एविक्टेड फ्रॉम द गुड़गांव ऑफिस, लगभग 25,000 लोगों को इन्होंने क्या कर दिया, अपने गुड़गांव के ऑफिस से क्या कर दिया, बाहर कर दिया, बोले जाओ हमारे 15,000। बायजूस फाउंडर टुक लोन कीपिंग टू हाउस इज द कोलेटरल सिक्योरिटी टू पे हिज 15,000 एम्प्लॉय। जो इसके बचे हुए एम्प्लॉय, उन एम्प्लॉयज को सैलरी देने के लिए क्या बोल रहे हैं कि मैंने तो क्या कर रखा है, अपना घर गिरवी कर रखा है। तो ओवरऑल यहां पर बायजूस के लिए क्या है, बड़ी दुखद खबर है। यहाँ पर ये इसका स्टेक होल्डर वाला चार्ट भी देख लीजिए एक बार।
यहाँ पर रविंद्रम के पास लगभग कितने शेयर है, रविंद्रम के पास यहाँ पर 17.1% शेयर है। उसके बाद इनका भाई है रिजू रविंद्रम, उसके पास 6%, और इनकी वाइफ है दिव्या गोलकनाथ, उसके पास 3.2% के शेयर है। मतलब ओवरऑल ये पूरी फैमिली कितना ओन कर रही है, ये फैमिली ओन कर रही है लगभग 26 to 27% बायजूस कंपनी का शेयर। तो यहां पर अभी होनी है आजकल में मीटिंग। बायजूस इन्वेस्टर कॉल टू ईजीएम मीटिंग ऑन द फ्राइडे टू आउट्स द फाउंडर हिज फैमिली मेंबर। मतलब ओवरऑल इस मीटिंग के जो दूसरे शेयर होल्डर हैं वो बोल रहे हैं कि कंपनी को डुबाने वाले व्यक्ति यही है बायजूस। तो अब एक काम करते हैं, इन्हीं व्यक्ति को हम क्या कर देते हैं, कंपनी से बाहर कर देते हैं। इसीलिए इनकी क्या रखी गई है, मीटिंग रखी गई है। ठीक, अब देखते हैं मीटिंग के अंदर क्या रिजल्ट आता है। पर ओवरऑल यहां पर बायजूस ने भी क्या करा है, अपनी तरफ से रिक्वेस्ट करी कि सर आप हमें इस मीटिंग करवा लीजिए, पर इस मीटिंग में हमें बाहर मत निकालिए। हम हमारी तरफ से क्या कर रहे हैं, प्रयास कर ही रहे हैं, हम कुछ ना कुछ सॉल्यूशन लेकर आपके सामने उपस्थित होंगे। ठीक है, आगे देखिए लुकआउट नोटिस क्या है, एक बार उसको देख लेते हैं। लुकआउट नोटिस सर्कुलर यानी एलओसी को लुकआउट नोटिस के नाम से भी जाना जाता है। लुकआउट सर्कुलर किसी व्यक्ति को विदेश यात्रा करने से रोकता है। इस नोटिस के जारी होने के बाद आरोपी देश छोड़कर जाने पर पाबंदी लग जाती है, या फिर निकलना भी हो तो हमें जो अलग अलग अथॉरिटीज होती है उन अथॉरिटीज से क्या लेनी पड़ती है, परमिशन लेनी पड़ती है। तो देखते हैं अब क्या होता है। पर ओवरऑल ये लॉस अभी तक पता क्यों नहीं पड़ा था, तो ऐसे कायस लगा जा रहे हैं कि ऐसा होता है कि पैसा आया है कहां से, बाहर से, जिसको बोल रहे हैं क्या, ये फॉरेन इन्वेस्टमेंट है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट, मेरी जेब का तो पैसा नहीं है, पर मैं फाउंडर हूं तो मैं क्या करता हूं, इस पैसे को खर्च करता हूं, और उस खर्च को करने में क्या करता हूं, नकली बिल बनवा लेता हूं। आए थे 100 करोड़, खर्चा कर दिए 50 करोड़, पर 50 करोड़ खर्चा करे तो इनको नकली में खर्चा करा है, असली में खर्चा नहीं करा। और इसकी नकली बिल बनवा के मैंने क्या करे, 50 करोड़ खर्चा करे तो असली में 30 ही करे, और 20 करोड़ मैंने क्या कर लिए, साइड निकाल लिए। तो इस तरीके के यहाँ पे आरोप लगा रहे हैं कि रविंद्रम ने इस प्रकार की गतिविधि करी है कि मार्केट से जो पैसा मिला वो तो मिला, उसको खर्चा करते समय इन्होंने क्या करा है, धांधलियां करी, उस धांधली में से अपना स्टेक निकाल के अलग रख लिया, मतलब अपने सुरक्षित कर लिया। अब क्या है खबर, मतलब आगे इसकी क्या स्थिति निकलती है, अलग अलग ईडी किस तरीके से उनके ऊपर और एक्शन लेती है, इन सभी की चर्चा हम देखेंगे किसी अगले वीडियो लेक्चर में। और ओवरऑल ईजीएम की जो मीटिंग है उसका रिजल्ट जब भी आएगा तो उससे संबंधित मैं आपको अपडेट देता रहूंगा। तो मिलते हैं किसी और वीडियो लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।